अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल जो भारत में हुआ वो सिर्फ भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि कैमरे की आंख से पूरी दुनिया ने देखा। ये एक ऐसा तमाशा था जो भारत की तारीख में पिछले 70 साल के दौरान कभी भी नहीं हुआ। ये पहला मौका था कि लाल किला पर तिरंगा के साथ जो भारतीय परचम है, एक ऐसा परचम भी लहरा दिया गया जो सिखों का मजहबी परचम है। अगरचे उसे बहुत सारे चैनल्स ने जानबूझकर, जो गोदी मीडिया है भारत का और पाकिस्तान के चैनल्स ने भी कहा कि ये खालिस्तान का झंडा था। खालिस्तान का झंडा नहीं था, लेकिन बहरहाल इसकी एक इसकी अलामती जो अहमियत है उस पर कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो सिखों का झंडा था। लेकिन आज तक लाल किला में तिरंगा के साथ कोई झंडा नहीं लहराया गया। ये पहला मौका था कि सिखों ने अपना झंडा वहाँ जाकर लाल किला में लहराया है। कल सारा दिन दिल्ली में फसादात होते रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं। पुलिस ने हर तरह से मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की है। मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए हैं। दोनों तरफ से लड़ाई और गुत्थम हुए हैं। आंसू गैस इस्तेमाल की गई है, हवाई फायरिंग की गई है, डंडू और छोटों का इस्तेमाल हुआ है, जिसके नतीजे में बहुत सारे सिख मुजाहिरीन या काश्तकार या फार्मर्स ज़ख्मी हुए हैं और एक सिख भी मारा गया है, जिसे सड़क पर रखकर मुजाहिरीन ने फिर एहतजाज किया। जबकि 80 के करीब पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 शदीद ज़ख्मी हैं और इस वक्त कोमे में या बेहोशी की हालत में हैं। इस पर अब पूरे भारत में चीखो पुकार हो रही है कि इस सारे एहतजाज के पीछे कौन सी कुव्वतें कारफरमा हैं, और इन लोगों को जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं अब दहशतगर्द का नाम दिया जा रहा है, फसादियों का नाम दिया जा रहा है। अब इनके साथ टुकड़े टुकड़े जो गैंग है उसको यानी मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। अब इसको एक नया रंग दिया जा रहा है ताकि काश्तकारों की या किसानों की जो सिर्फ अपने हकूक़ के हवाले से एक एहतजाज है या एक मुहिम है या कैंपेन है, उसे बदनाम किया जा सके। और हैरान कौन बात यह है कि जिस नौजवान ने कल सिखों का मजहबी झंडा लाल किला में जाकर लहराया, दीप सिंधु, उसकी तस्वीरें भी नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो मेंबर असेंबली हैं और साबिक अदाकार भी हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, सनी देओल, ये उनके करीबी अजीज़ हैं, ये दीप सिंधु हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये उनके अजीज़ रिश्तेदार भी हैं या उनके दोस्त भी हैं। अब ये है कि सिखों का ये कहना है कि ये जानबूझकर बीजेपी ने ये सारा ड्रामा किया है। इनका अपना बंदा है दीप सिंधु, जिसके ज़रिए ये झंडा लहराकर हमें बदनाम किया जा रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अजय डोवाल, जिनकी तीनों की तस्वीरें इस वक्त भारतीय सोशल मीडिया में मैड के नाम से टॉप ट्रेंड पे जा रही हैं, उनका ये कहना है कि ये सिखों ने हमारे एक जो लाल किला है उसकी जो अजमत है, जो उसकी भारतीय तारीख में एक शान व शौकत है, क्योंकि यही लाल किला है जहां पर खड़े होकर भारतीय वज़ीर आज़म 15 अगस्त यानी भारत के यौम आज़ादी के मौका पर अपना तिरंगा लहराते हैं। अब उसी तिरंगे के साथ सिखों ने अपना झंडा लहरा दिया है, जिसकी 70 साल में कोई पहले मिसाल नहीं मिलती। अब जो नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, जिसे उसने अपनी गोद में लिया हुआ है, जो उसकी बात ज़बान बोलता है, अब वो ये कह रहा है कि ये सिखों की तरफ से दहशतगर्दी है, ये मुल्क दुश्मनी है। जबकि सिख कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक प्लान था जिस पर अमल किया गया है। बहरहाल इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरी दुनिया में भारत की जागहसाई हुई है, भारत की जमहूरियत के पोल खुल गया है। सब दुनिया को समझ आ गई है कि इनकी कहने की बातें कुछ और हैं, जबकि अमल इनका बिल्कुल मुतजाद साबित हो रहा है। अब देखना यह है कि अब सिख जो यहाँ से वापस चले गए हैं, उन मकामात पर जहाँ वो धरना दे के बैठे हुए हैं, उनका ये ऐलान है कि 1 फरवरी को जब पार्लियामेंट का इजलास होगा फिर वो इसी तरह का एहतजाज करेंगे और पार्लियामेंट के इर्द आगे घेरा डालेंगे और वहाँ धरना देंगे। इसका क्या नतीजा निकलता है? अब हो सकता है इसी झंडे लगाने की आड़ में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा
ان کے خلاف دہشت گردی اور ملک دشمنی کے غداری کے پرچے درج کیے جا رہے ہیں. ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ ایک پرامن تحریک کو جو کسان صرف اپنے حقوق کے حوالے سے جو 3 قوانین حکومت نے اپنے پروموٹرز جو مودی کے پروموٹرز ہیں امبانی اور اڈانی ان کی خوشنودی کے لیے یہ 3 قوانین لائے ہیں جس سے کسانوں کا مزید استحصال ہوگا. آپ کو شاید ناظرین کرام علم نہ ہو لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھارتی اعداد و شمار کے مطابق روزانہ بھارت میں 28 لوگ کسان خودکشی کرتے ہیں. روزانہ 28 لوگ کسان خودکشی کرتے ہیں جبکہ صرف 2019 کے دوران 11,000 کسانوں نے خودکشی کی ہے. اسی طرح بھارتی اعداد و شمار کے مطابق 1995 سے لے کر 2015 تک تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب بھارتی کسانوں نے خودکشی کی ہے. یہ ہے وہ بھارت, یہ ہے بھارت کا اصلی چہرہ جو اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کر اسلحہ اکٹھا کرتا ہے اور بلا وجہ کے کبھی پاکستان سے دشمنی, کبھی چین سے دشمنی, کبھی افغانستان میں مداخلت, صرف علاقائی طور پر تھانے دار بننے کے لیے اور اپنے اکھنڈ بھارت کے خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ اسلحہ تو جمع کر رہا ہے, وہ ہوائی جہاز تو خرید رہا ہے, وہ ٹینک اور ڈرون تو خرید رہا ہے, دھڑا دھڑ اسلحہ بنا رہا ہے, لیکن اس کے اپنے کاشتکاروں کی یہ صورتحال ہے کہ روزانہ کی تعداد میں 28 لوگ خودکشی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف ایسے 3 قوانین لائے گئے ہیں جس کے باعث اب ان کی جو اجناس ہوں گی وہ حکومت نہیں خریدے گی بلکہ وہ منڈی کے رحم و کرم پر ہوں گے. یہ جو اڈانی جو امبانی جو مین پروموٹرز ہیں بی جے پی کے RSS کے, اب ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ان کی اجناس کی چاہے جتنی قیمت دیں نہ دیں, ادا کریں نہ کریں. تو بھارت کا جو کاشتکار ہے وہ پہلے ہی ایک مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے. اب اس نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ جو ایک پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا, اب بھارت نے اسے بھی یرغمال بنا لیا ہے. اب ان کو خلاف غداری کے پرچے دیے جا رہے ہیں, دہشت گردی کے پرچے دیے جا رہے ہیں, اور اس پرچم لہرانے کی آڑ میں ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 1 فروری کو پارلیمنٹ کے ارد گرد یہ سکھ مظاہرین احتجاج کرتے ہیں, ان کو وہاں آنے دیا جاتا ہے یا نہیں آنے دیا جاتا, اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی وہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.